हेलो स्टूडेंट, तो आज होने वाला है फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूरे चैप्टर का निचोड़ होगा। अगर आप ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपको कहीं से भी पहला चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठने जाएंगे तो आप निफिक्र होकर जाइएगा, क्योंकि पहला नंबर चैप्टर ये 30 के अंदर ही सवाल रहेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन बैंक के सवाल भी रहेंगे और कुछ संभावना है जो आने का वो भी क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना वक्त जाए किए। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। तो वो दर्पण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल होगा या अथवा उत्तल होगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये 2017 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो ये सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश की किरणें। चलिए तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ये बच्चा वाला सवाल है, 2 नियम होते हैं उनके। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए 6ठे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए 7वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगी। तो आप परावर्तित किरण पुंज कैसी होगी? तो ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी किरण पुंज होगी। चलिए 8वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो +1 होता है आवर्धन समतल दर्पण का। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। चलिए 11वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 11वां नंबर बोल रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो वक्रता केंद्र पर आप रख दीजिएगा तो उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। चलिए 12वां नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 12वां नंबर बोल रहा है उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? सीधा एवं आवर्धित, या उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं हासित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीधा एवं हासित बनता है। चलिए 13वां नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्पण का सूत्र है। इनमें से बोल रहा है कि दर्पण का सूत्र कौन सा है? तो 1/b + 1/u बराबर 1/f होता है दर्पण का सूत्र। तो इनमें से मिला लीजिए, इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए हमको लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? समतल होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो हम लोग उपयोग करते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कार के अग्रदीप के प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? जो अपने लोग गाड़ी चलाते हैं उसमें जो दर्पण लगा होता है, शीशा जो लगा होता है आगे का गाड़ी का, वो किस दर्पण का बना होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, या समतल या उत्तल दोनों का? तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण का बना होता है। चलिए 16वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस दर्पण का उपयोग पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? तो गाड़ी का जो पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्या? क्योंकि उसमें इमेज बहुत छोटा बनता है। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो कहाँ से ली जाती है?
धनात्मक ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है, ए बी दोनों लिया जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक ली जाती है। और 18वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यह तो बहुत बच्चा सा सवाल है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। 19वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए तो 19वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्राकृतिक यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ए या बी या सी या डी? ए में बोल रहा है कि वास्तविक और उल्टा, बी में बोल रहा है वास्तविक और सीधा, तीसरा में बोल रहा है आभासी और सीधा, और चौथा में बोल रहा है कि आभासी और उल्टा। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो डॉक्टर लोग होते हैं वो दांत को बड़ा करके देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो बी, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो इसमें से हो जाएगा कि क्या मापने की ज़रूरत है? तो ऑप्शन नंबर ये दोनों को मापेगा, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब की दूरी दोनों को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए 22वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 22वां नंबर बोल रहा है कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है। क्या? मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। 23वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो पहले तो ये पता चलना चाहिए कि फोकस दूरी उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, तो पक्का इसमें से प्लस से वाला होगा, कोई 8 होगा या फिर 16 होगा, +16। तो इन दोनों में सब कंफर्म करना है। क्या? तो एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो यहाँ पर r का मान कितना 32 दिया है और बट्टा 2 कट के हो जाएगा 16। तो f बराबर +16 हो जाएगा हमारा आंसर। तो जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है +16 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 24वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हजामत के लिए अभी ऊपर हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा, फिर से आया है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में या फिर हजामत दोनों बात बराबर होते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। 26 नंबर क्वेश्चन बोल, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर ए, r बराबर 2f, r बराबर 2f। तभी तो हम फोकस f बराबर r/2 लिखते हैं। ये फोकस इससे निकलता है, इससे वक्रता त्रिज्या निकलता है। तो अभी दोनों फार्मूला को याद रखेंगे। 27वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 27वां नंबर बोल रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से दूर, या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसमें से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपको 27वें का डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, पी और एफ के बीच बोल रहा है। चलिए 28वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु तथा प्रतिबिंब सदैव सीधी होती है? तो कौन से
दर्पण में हो जाता है तो केवल उत्तल में होता है। नहीं नहीं, केवल उत्तल में नहीं होगा, चाहे तो समतल में हो सकता है। किस दर्पण में दूर की वस्तु प्रतिबिंब सदैव सीधी होती है? तो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा कौन से दर्पण में होगा? तो 28वें नंबर का होगा ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल में होगा या तो उत्तल में होगा, क्योंकि उत्तल में जानवे करते हैं कि एनी टाइम सीधा बनता है और समतल में तो हमेशा सीधा ही बनता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी बी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो किस दर्पण में हमेशा छोटी प्रतिबिंब प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तल। आप जानते ही हैं ये दूर की वस्तु को छोटा करके पूरा एरिया को कवर करके दिखाता है, प्लस इसमें छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण भी एनी टाइम आपको सीधा ही प्रतिबिंब दिखाएगा, उल्टा नहीं दिखाएगा कभी, लेकिन अवतल दर्पण में वो उल्टा दिखाता है। तो आप आज का वीडियो आपको कैसे लगे? अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आगे भी हम इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, तो हमारे चैनल के बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखना, या कभी भी नोटिफिकेशन आए तो आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।